हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 27 दिसंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 27 दिसंबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करूँ इससे पहले एक दुखद खबर है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के आरबीआई के पूर्व गवर्नर, भारत के पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अब हमारे बीच नहीं रहे और एमजेटी एजुकेशन की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। इनके ऊपर आज दिन में एक वीडियो आएगी और उस वीडियो में डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे इनके योगदान के बारे में। लीजेंडरी पर्सन थे ये और अब इनका निधन हो गया है, तो रेस्ट इन पीस आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले रिवीजन से। सबसे पहले हम लोग कल का रिवीजन करेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस का, उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर पूर्व प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रीय नदी जोड़ो नीति के तहत पहली पहल केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला मध्य प्रदेश में रखी गई, पीएम मोदी के द्वारा। केरल सहित 5 राज्यों के राज्यपाल नए नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक 8 जनवरी को होगी। और अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिल्ली में 10,000 नए पीएसीएस का उद्घाटन किया है। लिस्ट ए में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए अनमोलप्रीत सिंह। 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में तुषार साहू ने गोल्ड जीता। और आईएमएफ चीफ रहे रोड्रिगो रेट्रो, ये भ्रष्टाचार के मामले में 4 साल की जेल की सजा पाए हैं। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर जी ने श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त किया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने 1 मिनट में रिवीजन किया। अब इसकी क्विज और पीडीएफ अगर आपने नहीं सॉल्व किया है एमजेडी ऐप से जाकर सॉल्व कर लीजिए, बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगी और वहीं पर डेली वीकली मंथली सब मिलेगी आपको। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के भारोत्तोलन दल ने कुल कितने पदक जीते? तो एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप हुआ, इसमें भारतीय दल ने, भारतीय टीम ने टोटल 33 मेडल जीते हैं। यहाँ पर आप देखिए आर्टिकल है ये, इंडियाज मार्टिना देवी क्लिंचेस सिल्वर। मार्टिना देवी ने जीता सिल्वर। टोटल 33 मेडल में 7 तो गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे और 10 कांस्य पदक थे। तो 33 मेडल टोटल आए। दोहा कतर में आयोजन किया गया 19 से 25 दिसंबर तक और 13 से 17 वर्ष की आयु सीमा वाले इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। अगला, अच्छा, एक और रिकॉर्ड बना है। उत्तर प्रदेश की ज्योत्सना सवर ने 3 गोल्ड जीत करके एक साथ एक नया एशिया रिकॉर्ड बनाया। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण जी किस स्थान पर है? फोर्ब्स द्वारा जब भी जारी होती है दुनिया की 100 पावरफुल वीमेंस की लिस्ट, तो इसमें भारत की निर्मला सीतारमण जी, भारतीय वित्त मंत्री, ये हमेशा रहती हैं टॉप पर, तो भारत की तरफ से। तो यहाँ पर भी इस बार भी ये भारत की तरफ से टॉप पर रही। इस बार इनका स्थान रहा 28वां ओवरऑल और 3 भारतीय महिलाओं को दुनिया की 100 सबसे पावरफुल महिलाओं की लिस्ट में रखा गया है। इसमें निर्मला सीतारमण जी हैं वित्त मंत्री, रोशनी नादर मल्होत्रा हैं HCL की चेयरपर्सन और किरण मजूमदार शाह हैं बायोकॉन के संस्थापक। यहाँ पर इनकी पोजीशन आप देख सकते हो। 28वें पर निर्मला सीतारमण जी हैं, 81वें पर रोशनी नादर मल्होत्रा और 82वें पर किरण मजूमदार शाह हैं। 21वां संस्करण था फोर्ब्स की 100 शक्तिशाली महिलाओं की। उर्सुला वान डेर लेयन जो कि यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष हैं, ये टॉप पर हैं। इसके बाद क्रिस्टलीन लेगार्ड हैं, फिर जॉर्जिया मेलोनी हैं, इटली की हैं जॉर्जिया मेलोनी, जानते हो पीएम। अगला, हाल ही में मालदोवा के राष्ट्रपति मैया संधू ने अपने कौनसेवें कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण की? तो मालदोवा एक यूरोपीय देश है और उसकी राष्ट्रपति बन गई हैं मैया संधू। इन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण की है। इनका दूसरा कार्यकाल शुरू हो रहा है। ये है मैया संधू। तो मालदोवा कंट्री की ये राष्ट्रपति होंगी और दोबारा से इन्हें निर्वाचित किया गया है। मालदोवा की राजधानी होती है चिसिनाउ और मालदोवन लियू यहाँ की मुद्रा होती है। चलिए देखते हैं मैप में मालदोवा है कहाँ पर। तो वर्ल्ड मैप में अगर आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से साथियों आपको आना है यूक्रेन की तरफ। ऊपर देखो आप, ये रसिया और ये रहा यूक्रेन, है ना। रसिया यूक्रेन का युद्ध तो आप देख ही रहे हो। यूक्रेन का ही पड़ोसी देश है मालदोवा। अगर आपको याद हो तो जब भारतीयों को निकाला जा रहा था तो इन्हीं रूट का सहारा लिया जा रहा था। हंगरी, रोमानिया, मालदोवा, इन रास्ते से वहां से भारतीयों को ऑपरेशन गंगा के तहत निकाला गया था जब शुरुआत में युद्ध शुरू हुआ था, तब यूक्रेन और रशिया के बीच में, है ना। तो यहीं पर एक देश दिख जाएगा मालदोवा। देखिए रोमानिया और यूक्रेन के बीच में पड़ता है ये मालदोवा, ठीक है ना। और चिश्नू जो है इसकी कैपिटल होती है।
आगे बढ़ते हैं। ये भी एक यूरोपीय देश पड़ता है क्योंकि यूक्रेन का पूरा और रूस का आधा यहाँ तक का हिस्सा यूरोप के अंदर गिना जाता है। इवन तुर्की भी आ जाता है इसमें, है ना। तुर्की वगैरह ऐसे देश हैं जो 2 पार्ट में गिने जाते हैं, मतलब एशिया में भी इनकी गिनती होती है और यूरोप में भी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए? तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं दोस्तों जीएस संधावलिया। जीएस संधावालिया जो हैं ये हिमाचल प्रदेश में नियुक्त किए गए हैं। साथ ही साथ में उत्तराखंड के भी चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं, तो वो नरेंद्र जी को नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड में नरेंद्र जी को नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीफ जस्टिस की नई नियुक्ति हुई उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के, और चीफ जस्टिस देख लीजिए ये लिखा गया है। जीएस संधावलिया इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में थे वरिष्ठ न्यायाधीश, और उसके बाद अब उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने इनकी सिफारिश करके हिमाचल प्रदेश का हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया। न्यायमूर्ति नरेंद्र जी इससे पहले आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में थे। अच्छा, हाईकोर्ट की अगर बात करें तो भारत में टोटल 25 हाईकोर्ट होते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट होता है, एक सुप्रीम कोर्ट होता है और 25 हाईकोर्ट होते हैं। भारत में 25वां हाईकोर्ट यानी कि लेटेस्ट वाला कौन सा है? तो आप बताओगे आंध्र प्रदेश का अमरावती। आंध्र प्रदेश का अमरावती हाईकोर्ट जो है वो लेटेस्ट वाला है, ठीक है ना, 25वां हाईकोर्ट है, ये बात ध्यान रखना। और हाईकोर्ट में सबसे ज्यादा क्षमता वाला हाईकोर्ट कौन सा है? तो आप बताओगे इलाहाबाद हाईकोर्ट। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहां पर लोसर उत्सव मनाया गया? लोसर उत्सव प्रत्येक वर्ष साथियों लोसर उत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। ये तिब्बतीय नववर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, लोसर फेस्टिवल। तो ये लद्दाखी सेलिब्रेशन है और हर साल होता है नववर्ष के रूप में। तो इस बार भी मनाया जा रहा है 20 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लेह सांस्कृतिक पर्यटन के द्वारा ये मनाया जा रहा है। लद्दाख में कुछ और भी महोत्सव मनाए जाते हैं, जैसे जांस्कर फेस्टिवल होता है, हेमिस तसाई महोत्सव होता है, स्टोक गुरु तसेचु होता है, स्पीतुक गलस्टर होता है, दोमस्चो, सिंधु दर्शन। ये प्रमुख महोत्सव है लद्दाख, इनको याद रखिएगा, ठीक है। और लद्दाखी नववर्ष लोसर भी याद रखना। अगला, हाल ही में महामारी तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो महामारी तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर को मनाया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाले समय में कोई ऐसी महामारी ना आ जाए जिसके लिए हम लोग प्रिपेयर ना रहें। जैसे कोरोना आया था तो पूरी दुनिया उसके लिए प्रिपेयर नहीं थी, और दुनिया भर में बहुत सारे देश जो विकसित देश हैं वहाँ पर तो हॉस्पिटल की व्यवस्था थी, लेकिन इंडिया जैसे देशों में उतनी हॉस्पिटलिटी उतनी अच्छी नहीं थी, और यही वजह था कि यहाँ लाखों लोगों की मृत्यु हुई। तो ऐसी कोई भविष्य में और कोई एपिडेमिक ना आ जाए, इससे बचने के लिए, इसके लिए पहले से तैयार होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा 2020 से ही की गई संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, कोविड से सीख लेते हुए, क्योंकि कोविड-19 2019 में आ चुका था, और 2019 के दिसंबर से जब आया तो 2020 तक आते आते पूरी दुनिया में लगभग फैल चुका था। और जब पूरी दुनिया में फैल गया था तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कहा कि भाई अब इसके लिए तैयारी करना होगा, और हम लोग को ऐसे किसी भी महामारी के लिए पहले से ही तैयार रहना होगा, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर उसी लेवल के बिल्ड करने होंगे। अगला, दिसंबर 2024 में किसको वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किए गए हैं अरुणीश चावला। अरुणीश चावला, यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, आईएएस ऑफिसर हैं, ये न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी होंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, ठीक है। वर्तमान में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत फार्मास्यूटिकल विभाग के सचिव रह चुके हैं। फिर संस्कृति मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। अच्छा, कुछ और भी नियुक्तियां की गई हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मेन सचिव का होता है इम्पोर्टेंट ना, उसको आपको ध्यान रखना है। जैसे इसकी लिस्ट मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, ये लिस्ट ली गई है बुक से, बुक अपनी आ रही है, आप जानते हो कुछ दिनों के बाद आपके पास बुक होगी, आप ऑर्डर कर पाओगे। बस 2 से 3 दिन और रह गए हैं, ठीक है। और लगभग प्रिंटिंग का काम पूरा हो गया है, बाइंडिंग वगैरह चल रही है। उसके बाद फिर जैसे ही डिलीवर होती है फिर मैं उसको ऑन कर दूंगा लिंक को, और आप लोग ऑर्डर कर पाओगे अमेजोन और फ्लिपकार्ट वगैरह से। फिलहाल यहाँ पर प्रमुख सचिव और सलाहकार जो हैं उनको हम लोग रिवाइज करते हैं, जो जो याद रखना है आपको, जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कैबिनेट सचिव हैं टीवी सोमनाथन, विदेश सचिव बनाए गए हैं विक्रम मिश्री, गृह सचिव हैं गोविंद मोहन, रक्षा सचिव हैं राजेश कुमार सिंह, वित्त सचिव हैं तुहिन कांत पांडे, और इसके अलावा ये इतना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा संयुक्त सचिव पीएमओ हैं दीपक मित्तल, और प्रधान सचिव हैं प्रमोद कुमार मिश्रा, सलाहकार हैं प्रधानमंत्री के अमित खरे, और निजी सचिव हैं विवेक कुमार।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो आप जानते हो अजीत डोभाल, और राष्ट्रपति के सचिव हैं राजेश वर्मा। ठीक है, उपराष्ट्रपति के हैं सुनील कुमार गुप्ता। कौन सा देश 129 बिलियन डॉलर की आमद के साथ 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना? आमद मतलब एक प्रकार से रेमिटेंस, डॉलर की आमद हो रही तो मतलब रेमिटेंस। तो 129 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस मिला है, किसको मिला है? भारत को मिला है। दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस मिलता है तो वो देश है भारत। अब रेमिटेंस का मतलब क्या हुआ? रेमिटेंस मतलब ये कि जैसे जो भारतीय हैं, जो विदेशों से पैसा लेकर के आ रहे हैं, वो विदेशों का पैसा कितना आ रहा है, यही है रेमिटेंस। और भारतीयों के द्वारा सबसे ज्यादा आ रहा है पूरी दुनिया में। इसके बाद मैक्सिको का, फिर चीन का, फिलीपींस का, फिर पाकिस्तान का स्थान रहता है। दक्षिण एशिया में धन प्रेषण प्रवाह में 2024 में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज हुई है। मतलब आप देखो दक्षिण एशिया देश में भारत तो है ही टॉप पर, फिर चीन है, पाकिस्तान है, फिलीपींस भी है, तो ये सभी तो एशियाई देश ही हैं। तो इसलिए एशिया तो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करता है, और उसमें भी भारत तो टॉप पर रहता ही है। अब भारत का कारण भी है। आप देखो जो इंडिया में यूट्यूब का है, ये भी बूम चल रहा है। यूट्यूब हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, और अब तो एक्स जो है, जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, वो भी पेमेंट करने लगा है। तो रेमिटेंस जो है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई भारतीय जाकर विदेश में रह रहा है तो अपनी फैमिली वाले को भेज रहा है डॉलर में पैसे, तो वही गिने जाएंगे। रेमिटेंस में जो लोग यूट्यूबर हैं, जो लोग ट्विटर चलाते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, या कोई अदर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कुछ लोग आईटी कंपनियों के माध्यम से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में, है ना, तो वो सब भी रेमिटेंस ही ले रहे हैं वहाँ से, वो सब भी वहाँ से डॉलर में पेमेंट ले रहे हैं। तो ये आकर के करेंसी चेंज होती है तो रेमिटेंस में ही गिना जाता है। हम लोग का भी जब पेमेंट आता है तो ईमेल में आता है तो यही रहता है कि रेमिटेंस इतना आया है ना। तो सबका योगदान है जिससे 129 बिलियन डॉलर हो गया है, और ये बढ़ता ही जा रहा है। इंडिया जो है रेमिटेंस में ऑलरेडी इतना आगे है, उसके बाद भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है रेमिटेंस इसका, जिससे अपना फॉरेक्स रिजर्व भी मजबूत होता है ना। देखो रेमिटेंस का बड़ा महत्व होता है, फॉरेक्स रिजर्व इससे बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। फॉरेक्स रिजर्व मजबूत होता है तो देश की इकोनॉमी मजबूत होती है, ट्रस्टेबल होती है, लोगों के पास ये रहता है लोगों का कि हाँ आपकी इकोनॉमी डूबेगी नहीं। आगे, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया? तो राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, रक्षा मंत्रालय ने। यहाँ पर देखिए डिफेंस मिनिस्ट्री लॉन्चेस राष्ट्र पर्व वेबसाइट। अब इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या बीटिंग द रिट्रीट समारोह के माध्यम में इन राष्ट्रीय कार्यक्रमों के बारे में लोग जानकारी प्राप्त कर पाएं। लोगों को पता रहेगा कहाँ पर इससे रिलेटेड चीज़ें आयोजन होने वाले हैं। जैसे आप देखो गणतंत्र दिवस की पूरी पूरी तो आयोजन होता ही है अच्छे से, तो कब कब उसका क्या शेड्यूल है, क्या क्या प्रोग्राम है, सब इसमें रहेगा इस ऐप में, है ना। तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये इस झांकी के लिए थीम रहने वाली है रक्षा मंत्रालय की। और अभी मैंने आपको कल ही बताया, कल या परसों, कि इस बार रक्षा मंत्रालय भी अपना झांकी निकालेगा। अगला, जम्मू कश्मीर बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो जम्मू कश्मीर बैंक के नए एमडी और सीईओ होंगे अमिताभ चटर्जी। अमिताभ चटर्जी, यहाँ पर आर्टिकल देखिए। अमिताभ चटर्जी एक करंटली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, और अब ये न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे और सीईओ होंगे। ठीक है, कहाँ के? जम्मू एंड कश्मीर बैंक के। 3 वर्ष का इनका कार्यकाल रहने वाला है, जो 30 दिसंबर 2024 से प्रभावी हो जाएगा, और ये बलदेव प्रकाश के स्थान पर आएंगे। इनका कार्यकाल 29 को समाप्त होगा। क्लियर? तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी आज दिन में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पर वीडियो आएगी, और वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उनका जो योगदान रहा है देश के प्रति, ये अतुलनीय रहा है। तो आज हम लोग एक ट्रिब्यूट वीडियो बनाएंगे। चलिए, क्विज और पीडीएफ आपको एमजेटीए पर मिल जाएगी, उसको सॉल्व कीजिएगा। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो 3 वर्ष या 17 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। इसके अलावा श्याम बेनेगल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2005 में मिला था। आज आपको क्या बताना है? मणिपुर के नए राज्यपाल कौन बने हैं, ये बताइए कमेंट करके। केन और बेतवा नदियों को जोड़ने से उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को लाभ होगा? कमेंट करके दोनों क्वेश्चन का जवाब दीजिए, और किताब का इंतजार कीजिए बस 2 दिन और, उसके बाद आप ऑर्डर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।